welcome to Study Express. Learning made easy. 21st जून 2020 करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। आज की ताजा खबर पहला है हॉर्स शू क्रैब डे। ये एक नया डे मनाना शुरू हो गया, एक नया डे, और आगे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ये डे। रिसेंटली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जिसको कहते हैं हम लोग, IUCN ने एक नया डे नई डे की शुरुआत की टू बी ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल हॉर्स शू क्रैब डे ऑन 20th जून। यानी 20th जून को आज से मतलब इस बार से क्या किया जा रहा है, हॉर्स शू क्रैब डे के रूप में मनाया जाएगा। ये हॉर्स शू क्रैब होता क्या है? इट इज अ मरीन चेलिसरेट एंथ्रोपोड, कैटेगरी है चेलिसरेट एंथ्रोपोड, लिविंग इन शैलो कोस्टल वाटर्स, या तो शैलो कोस्टल वाटर्स और ऑन सॉफ्ट सैंडी और मडी बॉटम्स एंड उसमें होता है, और स्पॉन्स यानी रिलीजेस और डिपॉजिट्स एग्स मोस्टली इन द इंटरटाइडल बीचेस एट समर स्प्रिंग हाई टाइड्स। ये हॉर्स शू जो है ये बहुत पुराना है, ये एकदम मतलब दादा परदादा वाला है ये सिस्टम, क्योंकि ये डायनासोर के समय भी एग्जिस्ट करता था और आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक तरह से ये लिविंग फॉसिल है जो कि दो एरा को जोड़ रहा है, 2-3 एरा को जोड़ रहा है ये। अदर देन द मरीन हॉर्स शू क्रैब्स, द चेलिसरेट्स आर फाउंड प्राइमरली इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट वर्ल्डवाइड. They have existed since the time of dinosaurs and are important ecosystem engineers. इनको ecosystem engineers कहा जाता है, and predators of small organisms. ecosystem engineer क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ecosystem में जो changes आए, climate में जो changes आए, उनमें इन्होंने अपने आप में अंदर changes करके उसको adopt कर लिया। ये predate करते हैं small organism के ऊपर। 4 वैरायटी के जो क्रैब हैं, हॉर्सशू क्रैब हैं, अमेरिकन हॉर्सशू क्रैब, ट्राइस्पाइन हॉर्सशू क्रैब, कोस्टल हॉर्सशू क्रैब और मैंग्रोव्स हॉर्सशू क्रैब। ये जो आखिरी 3 हैं, ट्राई स्पाइन, कोस्टल और मैंग्रोव, दे आर इंडो स्पेसिफिक स्पीसीज फाउंड इन कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया में पाए जाते हैं और साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और जापान में पाए जाते हैं। इन सब जगह पे पाए जाते हैं। और ये अमेरिका वाला गल्फ ऑफ मेक्सिको के आसपास यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बॉर्डर्स पे पाया जाता है, वहां के कुछ बीचेस पे पाया जाता है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट हैबिटेट इन इंडिया। इन सब का हॉर्सशू क्रैब का उड़ीसा इज द लार्जेस्ट। तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके टाइप पे बन सकता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है इस पर बन सकता है। इनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहते हैं, इस पर बन सकता है। डायनासोर्स के टाइम में थे ये। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए है कि हॉर्सशू क्रैब डे इसी साल से शुरू हो रहा है, तो इस साल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बड़ा फेमस, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं गलवान वैली की। ये गलवान वैली है कहाँ, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे लड़ाई इस पर किस चीज को लेकर के हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गलवान वैली रेफर्स टू द लैंड दैट सिट्स बिटवीन स्टीप माउंटेन्स दैट बफर द गलवान रिवर। गलवान रिवर जो है ये अक्साई चीन रीजन से निकलती है और बहते हुए चली आती है लद्दाख रीजन में। तो द रिवर हैज इट्स सोर्स इन अक्साई चीन रीजन on the China side of the LAC and it flows to Ladakh region where it meets कौन सी रिवर से? श्योक रिवर से। श्योक रिवर आगे चल के इंडस से मिलती है। इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है और श्योक की ट्रिब्यूटरी है गलवान। तो इसी गलवान रिवर जो कट करके आती है, इसके दोनों तरफ एक वैली नुमा वैली बन रही है, जिसको लेकर के लड़ाई हो रही है कि ये पूरा, चाइना कह रहा है कि ये पूरा का पूरा गलवान वैली हमारा है। यानी अगर हम मान लें कि ये अक्साई चीन रीजन है, ये अक्साई चीन रीजन है, ये इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का रीजन है सपोज, तो यहां से ये रिवर आ रही है और यहाँ पे ये श्योक से मिलती है। यहीं पे हम लोगों ने DSDBO रोड बनाया हुआ है। यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो गलवान रिवर कैसे बन रही है, तो ये DSDBO रोड हमने बनाया। इधर चाइना ने एक रोड बना रखा था 1950 की एरा में, तो ये रोड और ये रोड के बीच को कनेक्ट करती है ये। तो कहीं ना कहीं ये हायर आल्टीट्यूड से ये नीचे की तरफ श्योक के ऊपर नजर रख सकते हैं गलवान में रह करके। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपने रोड बना लिया है, ये नदी जो है गलवान श्योक नदी है, जहां तक वो आके मिलती है, उसके पहले जितना भी गलवान वैली का रीजन है वो पूरा चाइना का है। ये उनका चाइनीज का कहना है। The valley is strategically located between Ladakh in the west and Aksai in the east, which is currently controlled by China as a part of its Xinjiang Uyghur Autonomous Region. उनका जो Xinjiang प्रोविंस है उसको कनेक्ट करता है। ये देखिए, ये है गलवान वैली आपका, ये गलवान वैली है। यहाँ पे जो पार्ट है ये गलवान वैली का पार्ट। अब गलवान वैली का जो बॉर्डर है वो मतलब ये LAC यहाँ से पास कर रहा है
और गलवान वैली इधर भी है और इधर भी है, तो ये कह रहे हैं कि आधा नहीं, हमें पूरा गलवान वैली चाहिए, हमें शॉक रिवर तक पूरा गलवान वैली चाहिए। ये जो लड़ाई है इस प्रॉपर्टी को लेकर के होने लगी है, जो सब सेक्टर नॉर्थ जिसको हम लोग यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से DSDBO रोड, यहाँ दौलत बेग ओल्डी तक का एक रोड बनाया हुआ, तो उस रोड तक की जमीन वो लोग लेना चाह रहे हैं अपने उसमें। ये एग्रेसिव पॉलिसी है चाइना की, पर ऐसा कुछ है नहीं। एट इट्स वेस्टर्न एंड are the Shock River and the Dabruk Shock Daulat Beg Oldie Road. Its eastern mouth lies not far from China's vital Xinjiang Tibet Road, now called the G219 Road. जो G219 रोड मैंने बताया उन्होंने बनाया था 1950 के 1962 की लड़ाई के पहले। The line of actual control lies east of the confluence of Galwan and Shock. यानी गलवान और शॉक जहां पे मिल रहे हैं, गलवान रिवर और शॉक रिवर जहां मिल रहे हैं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल उसके ईस्ट में है, यहाँ पे है, ठीक है, उसके ईस्टर्न साइड में अप टू विच बोथ इंडिया एंड चाइना हैव बीन पेट्रोलिंग। अब यहां तक ये पेट्रोलिंग इन दोनों की चलती थी इस एरिया पे। कभी आफ्टर 15 जून क्लैश, हाउएवर चाइना हैज क्लेम्ड द एंटायर वैली लाइज ऑन इट्स साइड ऑन द LAC। अब जब से ये लड़ाई हुई वो कह रहे हैं कि नहीं हमें पूरा गलवान चाहिए, पर ऐसा इंडिया देने को तैयार नहीं है। अभी न्यूज में बहुत चल रहा है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। क्या अगर कोई सुसाइड करता है और सुसाइड करते हुए बच जाता है, क्या उसको सजा मिलेगी? बिल्कुल, हमारे यहाँ लॉ है आईपीसी की धारा जो सेक्शन 309 कहती है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हुए, सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए बच जाते हो तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि सुसाइड करना गलत बात है, ठीक है, इसको लेकर के सजा दी जा रही है। लेकिन कोई सुसाइड क्यों करता है इसको स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं बाकी सारे फोर्सेस को जिम्मेदार ज्यादा ठहराया जा रहा लगा है बाद के एरा में। बहुत हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हेल्थ मेडिकल हेल्थ रिसर्च ने और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पे अपने जजमेंट्स दिए हैं। इन 2008 लॉ कमीशन ने क्या कहा है, देखो लॉ कमीशन की 210वीं रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया है कि that an attempt to suicide needed medical and psychiatric care and not punishment। उनको मेडिकल और साइकेट्रिक केयर चाहिए, क्योंकि वो मजबूर होकर वो काम करने जा रहा है, तो उसको पनिश करके तो आप और ज्यादा उसको डिप्रेशन में डाल रहे हो। इन 2011 द सुप्रीम कोर्ट टू recommended to parliament that it should consider the feasibility of deleting the section। भैया 309 को डिलीट कर दो। अभी हाल फिलहाल में सुशांत राजपूत ने इसको कमिट किया सुसाइड और वो मारे गए, और इससे ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन चुका है कि सुसाइड के कारकों पर फोकस किया जाए, ना कि सुसाइड को गलत माना जाए, क्योंकि सुसाइड को दोष देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सुसाइड मजबूर होकर कोई करता है, तो जो मजबूर है उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। ये बात कह रहा है सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है हमारा MHA 2017, ये भी क्या कहता है, which came into force from July 2018 has significantly reduced the scope of use of 309 IPC। इन्होंने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, यानी बहुत एक्सेप्शनल केस में 309 IPC का यूज करना चाहिए, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए जो धारा है 309, उसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज ना करने की सलाह दे रहे हैं ये लोग, चाहे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हो, चाहे लॉ कमीशन हो, इत्यादि। अगला न्यूज जो है वो चाओलुंग सुखपा के बारे में है। चाओलुंग सुखपा एक राजा हुआ करते थे असम रीजन के, अरुणाचल रीजन के, असम रीजन के। ये असल में अभी कलकत्ता से एक पॉलिटिकल राइटर ने, कमेंटेटर ने कमेंट किया है, गार्गा चैटर्जी कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने ये कमेंट किया है कि ये जो चाओलुंग सुखपा थे ये चाइनीज इन्वेडर थे। इसको लेकर के बहुत विवाद हो गया, उनके नाम पे अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया गया है। चाओलुंग सुखपा was 13th century ruler who founded the Ahom kingdom, जिन्होंने अहोम किंगडम बनाया, जिसके नाम पे असम पड़ा, अहोम किंगडम, that ruled असम for 6 centuries, 600 साल तक लगभग असम पर इस डायनेस्टी का शासन था। सुखपा was a leader of the Ahoms। चाओलुंग सुखपा उसके लीडर्स थे। वो शुरू में बर्मा से ब्रह्मपुत्र वैली पकड़ करके अपर बर्मा रीजन से यहाँ आए थे 13th सेंचुरी में। कब आए थे? 13th सेंचुरी में, और 9000 फॉलोअर्स के साथ आए। तो बहुत दिन आसपास भटकने के बाद वो अच्छी जगह सोच रहे थे स्टैब्लिश करने के लिए, तो इट वाज चाराइदियो। ये है चाराइदियो दैट सुखपा एस्टैब्लिशेस फर्स्ट स्मॉल प्रिंसिपैलिटी। कब इन्होंने स्टैब्लिश किया? 1235 में इन्होंने स्टैब्लिश किया, शोइंग द सीड्स ऑफ फर्दर एक्सपेंशन ऑफ अहोम किंगडम। अहोम किंगडम को ये फिर से उनके अहोम किंगडम को इन्होंने स्टैब्लिश किया वहां से पहली बार।
असम चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है अरेस्ट ऑफ कोलकाता बेस्ड पॉलिटिकल कमेंटेटर गार्गा चैटर्जी हु हैड डिस्क्राइब्ड चार्लुंग सकफा एज द चाइनीज इन्वेडर। तो इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद वहां हो गया है, क्योंकि असम में उनको बहुत इज्जत से देखा जाता है, उनको इन्वेडर नहीं कहा जा सकता। वाटरफॉल मैकेनिज्म अंडर आईबीसी, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसमें एक मैकेनिज्म है वाटरफॉल मैकेनिज्म। इसको लेकर के काफी बहस चल रही है कि उसमें से ठीक से कैसे डिस्क्राइब किया जाए चीजों को। तो सेक्शन 53 ऑफ आईबीसी डील्स विथ waterfall mechanism which gives priority to secured financial creditors over the unsecured financial creditors। यानी जो बकायेदार हैं, अगर कोई कंपनी है इंसॉल्वेंट हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, तो उसके बकायेदारों में वरीयता या प्रायोरिटी कैसी देनी चाहिए और कैसे कैसे देनी चाहिए। तो कहा जा रहा है जो सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जैसे डिवेंचर होल्डर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनका पहले पेमेंट किया जाए, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को लास्ट में पेमेंट किया जाए, इक्विटी होल्डर्स को लास्ट में पेमेंट किया जाए। इफ अ कंपनी इज बीइंग लिक्विडेटेड, अगर कंपनी को लिक्विडेट किया जा रहा है, these secured financial creditor must be paid first the full extent of their admitted claim before any sale proceedings are distributed to other unsecured creditors। यानी किसको पहले दिया जाना चाहिए धन, वो उसके बारे में चर्चा है। Next, the topmost priority however is given to cost related to the liquidation process, यानी liquidation process में भी कुछ खर्चा होगा, उसको उसमें दिया जाएगा। उसके बाद वर्कमैन जो है उनको दिया जाए, जो वहां पे कर्मचारी थे उनको दिया जाए। The dues of the workmen include all the salaries, provident funds, pensions, retirements and gratuity funds, workmen welfare, जितना भी फंड है इस तरह का फंड वर्कमैन को रिलेटेड वो दिया जाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर को दिया जाएगा और फिर अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर को दिया जाएगा। ये वाटरफॉल मैकेनिज्म डिस्क्राइब किया गया है आईबीसी के सेक्शन 53 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है रिवर्स जूनोसिस। रिवर्स जूनोसिस क्या है? अच्छा पहले जूनोसिस समझ लेते हैं क्या है जूनोसिस। जू मतलब एनिमल, एनिमल से जब कोई डिजीज ट्रैवल करके मैन तक आता है, ह्यूमन बीइंग तक आता है, तो उसको हम लोग जूनोसिस कहते हैं। और अगर रिवर्स जूनोसिस की बात करें तो अब जैसे कोविड-19 बैट से हम तक आया और हमसे अब किसी और जानवर जैसे मिंक पर जाने की बात हो रही है, मिंक तक जा रहा है, तो ये रिवर्स जूनोसिस हो रहा है कोविड-19 का। Zoonosis is an infection disease caused by the pathogen that has jumped from an animal to human being. When the pathogen is transmitted from human to animals, यानी उल्टा हो जाए, ह्यूमन से एनिमल तक जाए, इसको रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। और जूनोसिस किसको कहते हैं? जब एनिमल से ह्यूमन पे जाए। ठीक है। रिसेंटली नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 has begun infecting minks। मिंक जो जानवर है, जो पोलर बियर, टेडी बियर की तरह छोटे छोटे से जानवर है, नीदरलैंड में उनको ये इफेक्ट कर रहा है। It could largely have been transmitted through indirect routes such as through feeds or bedding material or infectious droplets or by contaminated dust from the beddings। तो ह्यूमन वहां पे उनको पालने में, उनको हैंडल करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके थ्रू ये जूनोसिस हो रहा है, उनको रिवर्स जूनोसिस जिसको कहा जा रहा है, यानी कोविड-19 वहां तक हो रहा है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनके अभियान और एक और योजना कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर, या यूं कहें कि जो वर्कर हैं हमारे सिटीज एरिया से, वो भाग के गांव में गए कोविड-19 सिचुएशन में, उनको उनके गांव में ही रोकने का बहुत व्यवस्था कर रही है गवर्नमेंट। उनके लिए कुछ फंड भी 50,000 करोड़ का फंड रिलीज किया है ताकि गांव में वो उनको काम दिलाया जा सके, मनरेगा और ऐसे उसमें। और वो जो काम दिलाया जाएगा उससे गांव का भी विकास होगा, क्योंकि वो जो काम होगा वो गांव के लिए आउटपुट का काम करेगा। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये दोधारी एक तरह से अभियान है। पीएम मोदी लॉन्च्ड अ मासिव एम्प्लॉयमेंट, कम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और रूरल पब्लिक वर्क भी डेवलप हो रहा है। तो ये कैंपेन विटनेस करेगा लार्ज नंबर ऑफ रिटर्नी माइग्रेंट्स जो वापस आए हैं। द अभियान ऑफ 125 डेज, स्टार्टिंग में इसको कितने दिन का रखा गया है? 125 दिन का। विल वर्क इन मिशन मोड, विल इन्वॉल्व फोकस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ 25 कैटेगरीज ऑफ वर्क। इसमें वर्क डिसाइड है क्या क्या वर्क हो सकता है इन 116 डिस्ट्रिक्ट्स, ईच विद अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स इन 6 स्टेट्स
बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, इन्हीं में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आए हैं। तो इनके माइग्रेंट्स को इस तरह का वर्क दिया जाएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। द अभियान वाज फॉर्मली लॉन्च्ड फ्रॉम विलेज तेलिहर नाम के गांव से, जो कि बेलदौर ब्लॉक में है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। यानी खगड़िया याद रखिएगा और तेलिहर याद रखिएगा, बिहार में। ये 20 जून को लॉन्च हुआ। An amount of 50,000 crore would be spent in this गरीब कल्याण रोजगार योजना। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन। अब अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के अंडर में काम करता है, इसमें रिसेंटली क्या हुआ, कोल इंडिया लिमिटेड इसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है टू सपोर्ट, मतलब प्रोएक्टिवली, द फ्लैगशिप मिशंस, इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री। यानी अटल इनोवेशन मिशन जो भी रिसर्च कर रहा है, जो भी मिशन मोड पे काम कर रहा है, उस पर अब सपोर्ट किसका आ गया है, कोल इंडिया लिमिटेड इसको सपोर्ट करने को तैयार है, उस रिसर्च को। ठीक है, इट इज मैंडेटेड टू क्रिएट एन अम्ब्रेला स्ट्रक्चर। ये अटल इनोवेशन मिशन आया था कि अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बनाएगा टू ओवरसी इनोवेशन इकोसिस्टम। किस चीज के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए हमारे देश में, एंड रिवोल्यूशनाइजिंग द इनोवेटिव इकोसिस्टम, यानी और इसमें रिवोल्यूशनरी चेंज लाया जाए इकोसिस्टम में, इनोवेशन के इकोसिस्टम में। इसके 2 कोर फंक्शंस हैं। पहला सेतु, जिसको कहा जाता है सेतु, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन ये किए, प्रमोशन करा जाए इसका एंटरप्रेन्योरशिप का, वेयर इन इनोवेटर्स वुड बी सपोर्टेड एंड मेंटर्ड टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेशन प्रमोशन दूसरा है इसका, कि अगर कोई इनोवेशन हो रहा है तो उसको प्लेटफॉर्म देना, टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म वेयर इनोवेटिव आइडियाज आर जनरेटेड, उस तरह का एनवायरनमेंट देना कि वहां पे इनोवेशन प्रमोट हो सके। अटल इनोवेशन मिशन का वेरियस इनोवेशन प्रोग्राम है जो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहा है या रिसर्च एंड इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा है। पहला अटल टिंकरिंग लैब्स, ATL। ये कहां है, स्कूल लेवल पर। किस लेवल पर है, दिस इज एट स्कूल लेवल ये। एंड इसके बाद है नंबर 2 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, AIC, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर है। इसके बाद है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, ACIC, ये Tier 2 Tier 3 सिटीज और रूरल एरियाज के लिए। कहां कहां, Tier 2 Tier 3 सिटीज एंड रूरल एरियाज के लिए है। अगला है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ANIC, एट इंडस्ट्री लेवल, ये इंडस्ट्री लेवल पर है। और लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, अराइज, अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्टिमुलेटिंग इनोवेशन इन MSME सेक्टर। MSME सेक्टर के लिए अराइज लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये एम का अटल इनोवेशन मिशन के ये वेरियस एस्पेक्ट पे, वेरियस लेवल पर, वेरियस टीयर्स पर ये काम कर रहे हैं। स्कूल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल, Tier 2 Tier 3 सिटीज में, रूरल एरियाज में, इंडस्ट्री लेवल पर, MSME सेक्टर में, ये सभी सेक्टर में। तो इसको कोल इंडिया ने क्या किया है, स्पॉन्सर किया है, वो इसके साथ जुड़ रहा है। हाँ, ये एक बड़ी खोज है, ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड, LUS, लंग अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं। अभी क्या हो रहा है, एक ऐप डेवलप किया गया है। ये ऐप क्या करता है कि कोई भी अगर अल्ट्रासाउंड वीडियो है उसको अपलोड कर दिए तो उसका पूरा रिपोर्ट बता देगा, खास करके कोविड-19 को लेकर के। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, नाउ अवेलेबल फॉर क्लिनिशियंस टू परफॉर्म ऑटोमेटेड एनालिसिस, मतलब वो तुरंत एनालिसिस कर देगा बाय अपलोडिंग द अल्ट्रासाउंड वीडियो। किसने खोज किया, IIT पलक्कड़ ने। IIT पलक्कड़ has developed this COVID-19 screening and monitoring through cloud-based image analysis and scoring system. ठीक है, the methodology would be extremely useful in time critical COVID-19 working condition। मतलब भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है COVID-19 में, अगर टाइमली सब कुछ हो जाता है तो कोई आदमी नहीं मर सकता इसमें। Where clinicians have time limitations in manually evaluating ultrasound videos of all patients। ये हो गया आपका क्या था, ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड। अब आते हैं हम लोग राज्यसभा पोल्स पर। राज्यसभा, ये ध्यान से देखिएगा ये वाला, क्योंकि राज्यसभा पोल्स को लेकर के काफी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता है लगभग सभी एग्जामों में। इसके हर पैराग्राफ में कुछ न कुछ क्वेश्चन छिपा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि राज्यसभा में पोल्स कैसे होते हैं, वहां पर इलेक्शंस कैसे होते हैं। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स इसमें करते हैं। ठीक है, कौन, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन वोट इन राज्यसभा इलेक्शन। कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव यानी MLAs वोट करते हैं। कौन MLAs, इलेक्टेड MLAs वोट करते हैं। इसमें केवल इलेक्टेड MLAs वोट करते हैं। वोटिंग इज बाय
single transferable vote as the election is held on the principle of proportional representation. proportional representation और single transfer, ये single transferable vote क्या होता है कि मतलब आप एक से ज्यादा कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, यानी 4 कैंडिडेट अगर आपके हैं लिस्ट में तो 4 को आप वोट कर सकते हो रैंकिंग के हिसाब से कि भाई पहला रैंक मेरा एक्स को जा रहा है, दूसरा रैंक वाई को जा रहा है, और हर एक रैंक के लिए एक वैल्यू होता है। सपोज फर्स्ट रैंक के लिए 100 यूनिट वैल्यू होता है, सेकंड रैंक के लिए उसी तरह से 85 वैल्यू होता है। तो इसकी काउंटिंग की एक पद्धति होती है कि अगर पहले वोट से लोग नहीं जीत पाए तो सेकंड वोटिंग उसका जो होता है, उसका सेकंड ऑप्शन होता है, उसको काउंट करके जीता जा सकता है। इसका एक प्रोसेस होता है। अच्छा, द लेजिस्लेटर सेंड्स अ बैच ऑफ न्यू मेंबर्स टू द अपर हाउस एवरी 2 ईयर, यानी हर दूसरे साल इलेक्शन होना है। और कितने टर्म के लिए? एक बंदा 6 साल के लिए जाएगा, लेकिन हर दूसरे साल 1/3 करके रिटायर होते रहते हैं राज्यसभा से। तो सब जानते हो। अच्छा, पोलिंग फॉर राज्यसभा इलेक्शन विल बी हेल्ड ओनली, ये इंपॉर्टेंट है, रेड मार्क जो मैंने किया हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सीड द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर वैकेंसीज जितनी हैं उससे उतने ही मेंबर्स आपके यहाँ 30 वैकेंसी है या 3 वैकेंसी है और 3 ही मेंबर खड़े हुए हैं इलेक्शन में, तो उस पर वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि एक एक सीट तीनों के लिए अलॉट हो जाएगी। सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पार्टी इन द असेंबली इज नोन, हर एक असेंबली में हर स्ट्रेंथ पता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीट्स ए पार्टी वुड विन इन द राज्यसभा पोल। तो राज्यसभा पोल में कौन कितना सीट जीतेगा ये पहले से पता चल जाता है, ये बड़ा आसान है। In many states, parties avoid to contest by fielding candidates only in respect to their strength. Where an extra candidate enters the fray, voting becomes necessary. Generally, अपने हिसाब से सब लोग कैलकुलेशन करके कैंडिडेट खड़ा करते हैं, इसलिए जीत जाते हैं। और अगर कोई एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा होता है तभी वहां पे वोटिंग होती है राज्यसभा में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। Candidates fielded by political parties have to be proposed by at least 10 members. ये भी याद रखना कि कोई भी नहीं खड़ा हो जाएगा, उसको 10 members असेंबली के 10 सदस्य उसको जाके प्रमोट करेंगे कि नहीं हम इनके पीछे हैं, हम इनके साथ हैं। और 10% ऑफ द पार्टी स्ट्रेंथ इन द हाउस, पार्टी का जो भी स्ट्रेंथ है उसका अगर 10% मेंबर भी बोल देता है तो भी वो इलेक्शन लड़ सकता है, जो भी कम है, whichever is less। अगर इंडिपेंडेंट कोई है, पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, देयर शुड बी 10 प्रपोजर्स। कितने प्रपोजल होने चाहिए? मिनिमम 10 प्रपोजर्स। A single transferable vote means electors can vote for any number of candidates in order of their preference. मैंने जैसा बताया कि प्रेफरेंशियल ऑर्डर में वोट किया जाता है। The राज्यसभा polls have a system of open ballot. इसी पे बड़ा विवाद चल रहा है। ओपन बैलेट, but it is limited form of openness. इसमें ओपननेस पूरा नहीं होता है। As a measure of check rampant crossing voting, मतलब क्रॉस वोटिंग ना हो, एक पार्टी का कैंडिडेट दूसरे पार्टी के मेंबर को वोट ना करे, इसको रोकथाम करने के लिए ओपन बैलेट सिस्टम रखा जाता है। द सुप्रीम कोर्ट वाइल डिक्लाइनिंग टू इंटरफियर विद द ओपन बैलेट, कहा गया कि भाई आप ओपन बैलेट सिस्टम खत्म कर दो, इसमें भाई सेक्रेसी मेंटेन होना चाहिए हम लोग का। तो सेक्रेसी को लेकर के बहुत बताया गया सुप्रीम कोर्ट को, पर सुप्रीम कोर्ट एग्री नहीं की, उन्होंने कहा ओपन बैलेट सिस्टम रहना चाहिए। एंड रूल दैट नॉट वोटिंग फॉर पार्टी कैंडिडेट, और ये भी कह दिया कि अगर पार्टी कैंडिडेट के लिए आप वोट नहीं कर रहे हो तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जाएगा वहां से, लेकिन आपकी पार्टी निकाल सकती है आपको हाउस से एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में नहीं निकाला जा सकता। ये भी स्टैब्लिश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ठीक है ओपन बैलेट सिस्टम से दो, लेकिन अगर दूसरे को भी दे देते हो तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। ठीक है। While taking oath as a member is for anyone to function as a legislator, the Supreme Court has ruled that a member can vote in Rajya Sabha election even before taking। पूछा गया कि भाई ओथ नहीं लिया कुछ मेंबर्स ने और वो वोट देने चले आए, क्या वो वोट दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो पता चला कि भाई ठीक है, आप ओथ लेते हो किस चीज का? आप लेजिस्लेचर हो, तो ये लेजिस्लेचर टास्क नहीं है आपका इलेक्शन करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, तो ये इसमें बिना ओथ लिए भी आप इलेक्शन में वोट कर सकते हो। तो राज्यसभा में मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कैन वोट विदाउट ओथ वोट कर सकता है। क्या वो क्रॉस वोटिंग कर सकता है? यस, कर सकता है, लेकिन ओपन बैलेट सिस्टम से करेगा। अगर पार्टी उसको निकाल देती तो निकाल दे, लेकिन हाउस उसको निकाल नहीं सकता, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। ठीक है, इसीलिए ओपन वोटिंग सिस्टम रखा गया है। अच्छा, इट रूल दैट वोटिंग एट द राज्यसभा पोल्स बीइंग अ नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म विदाउट टेकिंग ओथ, जो मैंने बताया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इश्यूज 2 सर्कुलर,
तो सर्कुलर उन्होंने किया था 2014-2015 में, गिविंग राज्यसभा मेंबर्स द ऑप्शन टू प्रेस नोटा। यानी इन दोनों साल में नोटा का ऑप्शन मिला था, लेकिन बाद में इसका विरोध हो गया, तो नोटा का ऑप्शन हटा दिया गया। हाउएवर इन 2018 में क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द प्रोविजन होल्डिंग दैट द नोटा option is only for general elections held on the basis of universal adult suffrage and cannot be applied to indirect election। ये तो indirect election है based on proportional representation, यहाँ पर नोटा ऑप्शन नहीं दिया जा सकता। तो आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि नोटा कौन से इलेक्शन में नहीं लगता, राज्यसभा के इलेक्शन में या किसी भी इनडायरेक्ट इलेक्शन में नोटा नहीं एप्लीकेबल है। बाकी जनरल इलेक्शन जहां पर अडल्ट सफरेज है वहां पर नोटा एप्लीकेबल है। अब आते हैं एफएटीएफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। एफएटीएफ को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही हैं ड्यू टू ईएजी की। हम लोगों ने मीटिंग वर्चुअल मीटिंग अटेंड की थी, 9 देशों का जो ईएजी था, उसमें एफएटीएफ को लेकर के काफी बातें हुई थी। एफएटीएफ क्या है, इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1989 में, 1989 में ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। It is located in OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, headquartered in Paris। उसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। FATF plenary is the decision making body of the FATF। ये plenary हमेशा बैठक करती रहती है, ये 3 times per year बैठक करती रहती है। अभी जून में इसकी बैठक होने वाली थी, जून से ये बैठक टल के चली गई है अक्टूबर में, जिससे कि पाकिस्तान के सांस में सांस आई, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में बरकरार है और इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाए, क्योंकि वो टेरर फंडिंग कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पर्पस ही यही है कि वो देशों में मनी लॉन्ड्रिंग को रोके, कि गलत काम में मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और पैसा गलत काम में यूज ना हो, टेररिज्म में ना यूज हो। इट कंसिस्ट ऑफ 37 मेंबर्स जुरिस्डिक्शन। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, इंडिया भी उसका मेंबर है। रिसेंटली इंडिया हैज अटेंडेड द वर्चुअल यूरोशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, 32 स्पेशल ईएजी जो हमने बताया, प्लेनरी मीटिंग अंडर द एजीज ऑफ फाइनेंशियल एसेट टास्क फोर्स। इसी के अंडर में ये मीटिंग हुई थी, यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग terrorism। The FATF, which is actively monitoring the impact of pandemic on measures to combat illicit financing। यानी ये कॉम्बैट जो कोविड-19 है, इस सिचुएशन में इलिसिट फाइनेंसिंग के चांसेस हैं, उसको भी, उसके ऊपर भी नजर बनाया। कोविड-19 रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क एंड पॉलिसी रिस्पॉन्सेस को लेकर के एक पेपर उन्होंने रिलीज किया। इट इज ऑब्जर्व्ड एन इंक्रीज इन द कोविड-19 रिलेटेड क्राइम्स। यानी कोविड-19 से रिलेटेड क्राइम्स में अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले फिशिंग को लेकर एक अलर्ट आया है कि फिशिंग एक्टिविटी मतलब आपके अकाउंट से कुछ फ्रॉड करके आपको मैसेजेस, गलत मैसेजेस भेज करके वहां से पैसे ट्रैप कर लेना, निकाल लेना। तो फिशिंग एक्टिविटी बहुत तेज बढ़ रही है कोविड-19 सिचुएशन में, क्योंकि आदमी डरा हुआ है इसकी वजह से। 24 जून को क्रुशियल मीट होने वाली है। इंडिया प्लान्स टू शेयर मोर एविडेंस विद द की एफएटीएफ मेंबर्स ऑन द नार्को टेरर केस लिंक टू, नार्को टेरर मतलब जो अफीम की खेती को लेकर के उनके जो मतलब ड्रग्स ट्रेड का पैसा यूज हो रहा है टेररिज्म में, लिंक टू पाक बेस्ड सिंडिकेट्स थ्रू विच फंड्स आर एलिजिबली बीइंग सप्लाइड टू द टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। Pakistan, which continues to remain on the grey list of the FATF, had earlier been given the deadline till June 2020, shifted to October 2020 owing to the COVID-19 to ensure compliance of face blacklisting। ये क्या है ग्रे लिस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग, जरा इसको समझ लेते हैं। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द FATF ग्रे लिस्ट। दिस इंक्लूजन serves as a warning to the country that it may enter the blacklist। Blacklist countries known as non-cooperative countries on terrorism are put in blacklist। These countries support terror funding and money laundering activities। तो इसमें क्या होगा, जब ग्रे लिस्ट में है तो मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा उनके पास, जो फंड आता है, जो एड आता है, वो उनके पास नहीं आएगा और उनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा। FATF रिवाइजेस द ब्लैकलिस्ट रेगुलरली, एडिंग और डिलीटिंग एंट्री, ये काम करता रहता है FATF। अच्छा, इंटरनेशनल योगा डे अभी मनाया गया। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे? 21 जून को मनाया जाता है। थीम क्या था? यूनाइटेड नेशन ने इसको अडॉप्ट किया है योगा डे को, इंटरनेशनल योगा डे को, और थीम क्या दिया गया है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यानी घर पे रहें और हेल्थ के लिए योगा करें। The United Nations declared June 21 as the International Day of Yoga in 2014। कब? 2014 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर कर दिया। किसने? यूनाइटेड नेशन ने, क्योंकि पीएम मोदी ने इस डे को बहुत ग्लोबल अडॉप्शन के लिए मांग की थी। The World Health Organization mentions yoga as a means to improve health in its Global Action Plan on Physical Activity। उनका जो ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी आया 2018 में,
ग्लोबल 2018 से 2030 में ग्लोबली ये बहुत पॉपुलर होते जा रहा है। मोर एक्टिव पीपल फॉर हेल्थियर वर्ल्ड बोल के उन्होंने एक पेपर रिलीज किया था, उसमें उन्होंने बताया है कि योगा हेल्थ इंप्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है। द डेट ऑफ 21 वाज चूजन was suggested as it is the longest day of the year in the northern hemisphere and shares a special significance in many parts of the world। इसको लेकर के बहुत लोग पहले से ही फुल डे, बहुत ज़्यादा लंबा डे भी है होता है ये, और फुल डे यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपना योगा बनाने में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। थैंक यू।